हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा चौथा अध्याय प्रारंभ कर लिया था, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आज हम इस अध्याय के भाग 4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जाति और राजनीति। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 का भाग 4। बच्चों, पिछले भागों में हमने सामाजिक विभाजन के 2 स्वरूपों की चर्चा की थी। पहला लैंगिक आधार पर सामाजिक विभाजन और दूसरा धर्म और संप्रदाय के आधार पर सामाजिक विभाजन। आज हम सामाजिक विभाजन के तीसरे स्वरूप की चर्चा इस भाग में करने वाले हैं, जिसका नाम है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन और किस प्रकार से यह भारत में विद्यमान है। जाति सामाजिक विभाजन का वह रूप है जो कि भारत में ही देखने को मिलता है, यानी कि यह लैंगिक मसलों की तरह और धर्म और संप्रदाय के तरह सामाजिक विभाजन जो विश्व में पाए जाते हैं, सार्वभौमिक रूप से यह विभाजन पाए जाते हैं, उसके विपरीत जाति एक ऐसा सामाजिक विभाजन का स्वरूप है जो केवल भारत में देखने को मिलता है। और यह किस तरीके से भारत में कई सारी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, भारत के लिए यह एक चुनौती के रूप में सभी भारतीयों के समक्ष में यह है। साथ ही साथ यह किस प्रकार से असमानता को बढ़ावा देता है और जाति आधार पर कौन कौन से मसले हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से किस प्रकार से भारत में जाति और राजनीति जुड़े हुए हैं, इसकी चर्चा हम इस भाग में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जाति और राजनीति। जाति और राजनीति की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे राजनीति में सामाजिक विभाजन, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह लिंग के आधार पर हो या फिर धर्म और संप्रदाय के आधार पर हो या फिर जो हम पढ़ने वाले हैं जाति के आधार पर हो, उन सभी की राजनीति में अभिव्यक्ति सकारात्मक रूप से भी होती है और नकारात्मक रूप से भी होती है। तो राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 अभिव्यक्तियां होती हैं। एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक तरीके से अभिव्यक्ति हो सकती है और दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह तरीके से राजनीति में सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति हो सकती है। यानी यह राजनीति के ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति किस प्रकार से उस समाज में हो रही है। कई बार यह सकारात्मक होती है और कई बार यह देश या समाज के लिए नकारात्मक भी हो सकती है। इसी प्रकार की अभिव्यक्ति यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति हमें सामाजिक विभाजन का जो अंतिम स्वरूप है, जो अंतिम प्रकार है, उसमें भी देखने को मिलती है। यानी कि जाति के आधार पर राजनीति में जो अभिव्यक्ति है वह भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। तो हम कहेंगे इसी प्रकार की अभिव्यक्ति सामाजिक विभाजन के अंतिम प्रकार में भी देखने को मिलती है। और अंतिम प्रकार क्या है? तो वह है सामाजिक विभाजन का अंतिम प्रकार जाति। जाति और राजनीति अर्थात जाति और राजनीति के भी हमें सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं और नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जाति से जब राजनीति मिलती है तो इन दोनों का जो मिलाप है वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जाति और राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष देखने को हमें मिलते हैं। यदि हम बात करें भारत में पाई जाने वाली जातिगत असमानताओं की, तो हम कहेंगे प्रारंभ से ही भारत में जाति व्यवस्था विद्यमान है। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर आई थी और वर्ण में हमने 4 वर्णों की बात देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण पाए जाते थे और इन चारों वर्णों के अपने अपने पेशे या व्यवसाय पहले से निर्धारित थे, जो कि वंशानुगत रूप से चलते थे और इस आधार पर बाद में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। यानी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है और इस जाति व्यवस्था के साथ कई सारी बुराइयां भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं भेदभाव या छुआछूत की प्रथा। तो यह भी क्या है? यह एक नकारात्मक प्रभाव है वर्ण व्यवस्था के बाद जाति की उत्पत्ति के पश्चात होने वाला, जिसकी समाप्ति आज भी भारत से नहीं हुई है। यानी छुआछूत की प्रथा जो कि संविधान में
एक अपराध घोषित कर दिया गया है, वह आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से भारत में यह भी स्थिति देखने को मिलती है कि जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को खड़ा करती हैं, उसके पश्चात वह वोटों की मांग करती हैं, वह जाति के पक्ष में वोट की मांग करती है और फिर यदि वह जीत जाती हैं तो जाति के आधार पर राजनीति भी की जाती है। जाति के आधार पर कई सारे कदम या योजनाओं का निर्माण भी होता है ताकि एक निश्चित वोट बैंक द्वारा जो है उस दल को या उस नेता को जो है समर्थन प्राप्त होता आगे भी रहे। तो इस प्रकार से भारत में जाति जो है एक मुख्य बिंदु हो जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की बात हो, और राजनीति से भी जाति का बहुत जुड़ाव भारत में देखने को मिलता है। तो जातिगत असमानताओं की यदि हम बात करें तो भारत में यह बहुत गहराई से पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि तथाकथित उच्च जातियां और तथाकथित निम्न जातियां जो हैं आपस में बिल्कुल अलग अलग तरीके से रह रही हैं। समाज में एक साथ रहते हुए ही इनकी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल अलग अलग है। इनके पास में अवसरों की जो समानता होनी चाहिए वह भी नहीं देखने को मिलती है। यानी उच्च जातियां जो हैं उनके पास में सदैव शिक्षा के अवसर रहे हैं और उनके व्यवसाय और पेशे भी ऐसे रहे हैं जिनसे कि उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती रही है। यही यदि हम बात करें तथाकथित निम्न जातियों की तो उनके पास में शिक्षा के अवसर भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें सदैव ऐसे काम सौंपे गए जो कि उच्च जातियों की सेवा के कार्य थे। इस कारण उनकी आय जो थी वह हमेशा से बहुत ही कम रही, जिनसे कि उनका जीवन यापन भी नहीं हो पाता था और शिक्षा के अवसर भी उनके पास नहीं रहे थे। तो इस प्रकार से गरीबी की स्थिति जाति से जुड़ी हुई हमें हमारे भारत में देखने को मिलती है कि सभी जो निम्न जातियां मानी जाती हैं वह बहुत ही गरीब हैं भारत के अंदर। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति भी जाति से जुड़ी हुई है। तो यह सारी असमानताएं हमें भारत में देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में पाया जाता है, पर जाति पर आधारित विभाजन केवल और केवल भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। यानी कि भारत में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार जाति है और यह विभाजन भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। अन्य देशों में हमें लिंग के आधार पर विभाजन दिख जाएगा, हमें धर्म और संप्रदाय के आधार पर भी सामाजिक विभाजन दिख जाएगा, लेकिन जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन भी मौजूद होता है। यानी कि श्रम का विभाजन का अर्थ है कि लोगों को अलग अलग कार्य सौंपना उनके विशेष गुणों के आधार पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो भी योग्यता होगी, विशेष गुण होगा, उसके अनुसार ही उसको उसका कार्य दिया जाए, और यही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। तो हर समाज में श्रम का विभाजन होता है। कई प्रकार के जो लोग उस समाज में रह रहे हैं उन सभी की व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं और हम कहेंगे विशेष गुणों के आधार पर उन्हें उस समाज में कार्य दिया जाता है। तो इस आधार पर समाज में सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर रहा है। लेकिन भारत में जो श्रम का विभाजन है वह किससे जुड़ा हुआ है? भारत में श्रम का विभाजन जाति से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको कौन सा कार्य करना है यह आपकी जाति निर्धारित करती है, ना कि आपके विशेष गुण या आपकी योग्यता निर्धारित करती है। तो इस आधार पर पेशागत या व्यवसाय के आधार पर भी हमें असमानता देखने को मिलती है। अधिकतर समाजों में पेशा अथवा व्यवसाय परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक परिवार जो है वह एक प्रकार का पेशा करता है और वह उस पेशे को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे भी बढ़ाता है। तो जाति में यह जो व्यवस्था है वह परंपरागत रूप से देखने को मिलती है कि एक जाति का एक पेशा या व्यवसाय होता है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में अलग है या भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। यानी कि ये जो भी आपका वंशानुगत पेशा होगा, जो भी आपकी पीढ़ियों से जो भी आपका व्यवसाय होगा, वह व्यवसाय परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से जाति में हमें परंपराएं भी देखने को मिलती हैं और परंपराएं कहती है कि आपकी जाति यह है, इस कारण आपको यही व्यवसाय आगे भी करते रहना होगा। तो इस प्रकार से यह अंतर हमें देखने को मिलता है भारत में कि यहाँ पर श्रम का विभाजन जाति के आधार पर है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और इससे हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हमारी परंपराएं कहती हैं कि आपको यही व्यवसाय करना है क्योंकि आपकी जाति जो है यह विशेष जाति है।
एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अथवा शादी और खान पान का संबंध रहता है, यानी कि अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी होगी और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। यानी जाति व्यवस्था की विशेषता यह भी है कि उनमें वैवाहिक संबंध जो होंगे वह एक ही जाति के अंदर होते हैं, साथ ही साथ उनके खान पान के जो नियम हैं वह भी मिलते जुलते होते हैं। एक जाति के अपने खान पान के नियम होते हैं और एक जाति जो है दूसरी जाति से इस प्रकार का मेल मिलाप नहीं करती कि वैवाहिक संबंध उनमें आपस में एक दूसरे से स्थापित हो सके। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि भारत में अंतरजातीय विवाह नहीं होते, बल्कि भारत में एक जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है और इसी आधार पर खान पान के नियम भी देखने को मिलते हैं, जो कि रूढ़िवादिता का परिचय देता है। यानी कि आप अपने जाति के अंदर ही विवाह करेंगे, इस प्रकार के नियम परंपराओं से पहले से चले आ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। तो हमने कहा जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से ही उत्पन्न हुई है। इस कारण जो जाति व्यवस्था में हमें छुआछूत का व्यवहार देखने को मिलता है वह भी वर्ण व्यवस्था का ही एक प्रभाव था। वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार की छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। जब हम अंत्यज जातियों की बात करते हैं, अंत्यज जातियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होता था, तो छुआछूत का व्यवहार वर्ण व्यवस्था में होता था और इसी से फिर जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, तो हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण उस समय पर पाए जाते थे, जिनके की अपने पेशे या व्यवसाय पहले से निर्धारित थे और वही चलकर उनके वंशानुगत व्यवसाय भी बन गए थे। तो वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सबसे ऊपर ही रहेंगे, जो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से उनके नीचे रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो इस प्रकार से समाज में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोपरि थी क्योंकि वह पठन पाठन का कार्य करते थे और उसके बाद में क्षत्रिय जो कि रक्षा का कार्य करते थे, फिर आते थे वैश्य जो कि व्यवसाय और व्यापार का कार्य करते थे और अंत में आते थे शूद्र। और शूद्र जो थे वह उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। तो यह वर्ण व्यवस्था पहले पाई जाती थी और इसी में हमें छुआछूत देखने को मिलती थी, जिससे से जाति की उत्पत्ति होती है और इस कारण जाति में भी छुआछूत जो है पाई जाने लगी थी। इसी कारण यानी छुआछूत की जो व्यवस्था या छुआछूत का जो व्यवहार देखा जा रहा था, उसी के कारण ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया था। तो इस प्रकार से समाज को जातिगत भेदभाव से मुक्त कराने के लिए भी कई सारे समाज सुधारक आगे आते हैं। कई सारे सुधारक आगे आकर के समाज से इस प्रकार की कुरीति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी यह छुआछूत का व्यवहार भारत में देखा जा सकता है। तो यह हमारे शिक्षित भारतीयों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था जो कि इतनी पुरानी है और जिसकी की कोई तर्क भी नहीं है, वह आज भी चली आ रही है। तो इस प्रकार से हमें इसके खिलाफ आज भी जो है व्यवहार जो किया जा रहा है उसके सामने खड़े होने की आवश्यकता हो रही है। जाति व्यवस्था में यदि हम बात करें समय के साथ में कौन से परिवर्तन आते हैं, तो हम कहेंगे जाति व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं या कुरीतियां पहले विद्यमान थी उसमें अब परिवर्तन आया है। अब वंशानुगत आधार पर जो व्यवसाय पहले से तय थे वह अब उसी आधार पर नहीं किए जा रहे हैं। अब लोग जो हैं अपनी पसंद के अनुसार व्यवसायों का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं और इस आधार पर वह व्यवसायों को चुनने भी लगे हैं। साथ ही साथ यह जो भेदभाव का व्यवहार है वह शिक्षा व्यवस्था की वजह से थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, लेकिन यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जातीय आधार पर संगठन भी बनने लगे हैं। जातीय आधार पर जो है एक दूसरे के विरोध में कई बार वैमनस्य भी देखने को मिला है। लेकिन आज भी भारत में जाति व्यवस्था जो है वह पूरी तरीके से एक नकारात्मक
सकारात्मक व्यवस्था की बात कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तो देखते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से हुए हैं। तो उपरोक्त सभी महापुरुषों जिनकी की अभी हमने बात की, यह सभी जो महापुरुष हैं के प्रयासों से सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव देखने को मिला है। यानी कि समय समय पर जो भी समाज सुधारक आए हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था की जो भी कुरीतियां थी, जाति व्यवस्था में जिस प्रकार की जो भी नकारात्मक नियम थे, उनको समाप्त करने के लिए जनता को जागरूक किया और इस प्रकार से जाति व्यवस्था की संरचना में धीरे धीरे परिवर्तन भी आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। यानी ऐसे कौन से कारण हैं जो कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं? तो हम कहेंगे शहरीकरण की वजह से, शहरों के बढ़ने की वजह से, आर्थिक रूप से सभी जातियों के विकास और देश के विकास की वजह से, साक्षरता के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से, शिक्षा के विकास की वजह से और पेशा चुनने की जो स्वतंत्रता या आज़ादी है उसकी वजह से और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर होने से समाज में जो जाति व्यवस्था है वह धीरे धीरे कमज़ोर हुई है और उसमें सकारात्मक रूप से बदलाव आए हैं। जिस प्रकार की रूढ़िवादिता समाज में हमें जाति व्यवस्था में देखने को मिली है, वह अब धीरे धीरे कम हो रही है और उसके यह प्रमुख कारण रहे हैं, जिनकी वजह से वर्ण व्यवस्था पर जो हमारी जाति व्यवस्था टिकी थी, जिसकी जो रूढ़िवादियाँ थी, वह धीरे धीरे कम हो रही हैं। शहरी क्षेत्रों में अब यह नहीं देखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, रेस्तरां में आपके पास में कौन बैठा है और रेस्तरां में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। तो इस प्रकार से यह शहरीकरण का प्रभाव है और शहरीकरण में भी हमें शिक्षा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमें आर्थिक विकास की वजह से भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं उनकी जाति को नहीं पूछते और इस प्रकार से हम हमारे कार्य को जो है अपने तरीके से करने में अधिक रुचि रखते हैं, ना कि हमारे आसपास के लोगों की जाति को पूछने में हमारी रुचि हो रही होती है। तो यह प्रकार जो है, यह बदलाव जो है वह धीरे धीरे आया है, जिसके बहुत सारे कारण रहे हैं। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी कि संविधान कहता है, हमारा संविधान, भारतीय संविधान कहता है कि एक जाति दूसरी जाति से किसी भी प्रकार की जो भेदभाव नहीं कर सकती। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए हमारे संविधान में जो है इस चीज की मनाही ही बताई गई है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी इसकी बात कही गई है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार भी तय किया है। तो इस आधार पर हमारा संविधान भी जातिगत असमानता के खिलाफ बहुत सारे प्रावधान बताता है। बहरहाल जाति प्रथा की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो समकालीन भारत से जाति प्रथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी जाति के अंतर्गत ही विवाह करना आज भी भारत में पाया जा रहा है। पढ़े लिखे, साक्षर और समझदार लोग भी अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जाति व्यवस्था की अपनी एक प्रमुख विशेषता है कि यह सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध रही है और जातिगत आधार पर अंतरजातीय विवाह को यह प्रोत्साहित नहीं होने देती और इस कारण जाति व्यवस्था की जो रूढ़ियां हैं वह आज भी विद्यमान देखी जा सकती हैं और एक जाति के लोग आपस में बहुत ज़्यादा संगठित रूप से देखे जा सकते हैं। और यही चीज़ जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक भेदभाव जैसी समस्याएं जो हैं वह भारत से समाप्त भी नहीं हो सकती। जो छुआछूत जैसी समस्याएं हैं वह समाज से समाप्त नहीं हो सकती। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था के कुछ कठोर नियम हैं। जैसे कि हमने बात की कि जाति व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह को मना किया गया है, निषेध उसका किया गया है। इस कारण जातीय आधार पर लोग संगठित रहते हैं और वह अपनी जाति से जुड़े हुए भी रहते हैं। हमारे देश में स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी छुआछूत की व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जाति व्यवस्था अपने आप में बहुत ही एक कठोर व्यवस्था देखने को भारत में मिलती है, जिसके कि अपने बहुत ही रूढ़िवादी नियम हैं, बहुत ही कठोर नियम हैं, जिसे कि भारतीय जनता मानती है और अपनी परंपराओं के आधार पर उन सभी नियमों का पालन भी करती है।
जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज भी हमें देखने को मिल रहा है। भारत की कुछ जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और इस कारण उनकी शिक्षा पर सदैव पकड़ रही थी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला देखने को मिलता है। वहीं जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए ही हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि हमने बात की, जाति एक परंपरागत रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जिसमें कि कुछ जातियों को हमेशा एक अच्छी स्थिति में देखा जाता रहा है और उन्हें सभी प्रकार के अवसर हमेशा मिलते रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के हों, चाहे वह अच्छे प्रकार के पेशे या व्यवसाय को चुनने की बात हो। तो इस प्रकार से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी हमेशा अच्छी ही रही है। और हम देख सकते हैं कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में जो मध्यम वर्ग है वह भी इन्हीं ऊंची जातियों का देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम बात करें तथाकथित निचली जातियों की, तो उनके पास में अवसरों की सदैव कमी रही है। शिक्षा भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय या पेशे चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं रही है। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति सदैव से ही निम्न रही है। तो इस आधार पर हमें देखने को मिलता है कि भारत में किस प्रकार की असमानता आज भी पाई जा रही है। यदि हम बात करें जाति और आर्थिक स्थिति की, तो यह भी गहराई से इन दोनों का संबंध हमें भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बात की परंपरागत रूप से व्यवसाय और पेशे जो है पहले से निर्धारित थे, जो कि ऊंची जातियों के थे और इस आधार पर उनके पास में अच्छी आय रहती थी। और आज भी हम देखने को कह सकते हैं कि तथाकथित निम्न जातियों की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वह आज भी कमज़ोर ही देखने को मिलती है, जिसके आंकड़े भारत की सरकार के द्वारा भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो जाति और आर्थिक स्थिति में काफ़ी निकट का संबंध है, क्योंकि भारत में आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति रहा है। भारत में जाति से ही लोगों की विभिन्न संसाधनों तक पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि अछूत कही जाने वाली जातियों के पास में ज़मीन भी नहीं थी और इस कारण जो है वह किसी प्रकार की खेती भी नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार हम कहते हैं कि भारत में पहले से ही खेती एक प्रमुख कार्य रहा है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का परिवार चलता है। उस समय पर भी उनके पास में ज़मीन का अभाव था। इस कारण जो है हम कहते हैं कि उनकी स्थिति प्रारंभ से ही अच्छी नहीं रही है। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई हैं, परंतु सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है, उसका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। साथ ही कुछ नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं, यानी कि पहले से जो प्रकट असमानताएं थी, जो भी रूढ़िवादियां थी, जिसके आधार पर समाज में जाति के आधार पर विभाजन था, बहुत सारे सामाजिक असमानताएं थी, वह तो पहले से विद्यमान ही थी, लेकिन समय के साथ में उनमें भी परिवर्तन आया है। अब जाति के आधार पर जो असमानताएं हैं, वह नई तरीके की चुनौतियां हमारे सामने समक्ष हमारे प्रस्तुत कर रही हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक स्थिति के पुराने संबंधों में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि ऊंची जातियां जो हैं वह आर्थिक स्थिति के आधार पर अच्छी स्थिति में हैं और निम्न जातियां जो तथाकथित रूप से निचली जातियां मानी जाती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। इस कारण हम कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था से आर्थिक स्थिति का जुड़ाव देखने को मिलता है और इस कारण यह सामाजिक विभाजन जो है आर्थिक आधार पर भी हमें देखने को मिलता है। आज ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों में कोई अमीर आदमी नहीं पाया जाता था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि आज भी जाति आर्थिक स्थिति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, यह हमें क्या बता रहा है कि आज भी जाति के आधार पर हमारे देश में आर्थिक स्थिति का निर्धारण होता है, क्योंकि जो तथाकथित निम्न जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति सभी की अच्छी नहीं है, जो और उच्च जातियां जो मानी जाती हैं उन सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो इस कारण हम क्या कहेंगे कि जाति के आधार पर भारत में आर्थिक स्थिति जो है प्रभावित होती
है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी यह उसकी जाति के आधार पर निर्धारित भी होता है। तो यानी जाति आर्थिक स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह आंकड़े हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है औसत आर्थिक स्थिति जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों के आधार पर नापा जाता है अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहनता से जुड़ी हुई है। यानी कि औसत आर्थिक स्थिति किन व्यक्तियों की अच्छी होगी, तो वर्ण व्यवस्था में जो द्विज जातियां थी जो कि उच्च वर्ण थे उनकी आर्थिक स्थिति जो है हमेशा से अच्छी रही है। उनकी मासिक खर्च के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्ण थे उनकी आर्थिक स्थिति सदैव अच्छी रही है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। और यह आंकड़ा हमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर मिलता है। जबकि पिछड़ी जातियां जो हैं वह बीच की स्थिति में है, यानी कि सबसे उच्च स्थिति में वह उच्च जातियों की बात करते हैं, उसके पश्चात सबसे निम्न जो है वह निम्न जातियां मानी जाती हैं, उनकी आर्थिक स्थितियां सबसे खराब हैं। और जो पिछड़ी जातियां हैं वह मध्य में पाई जाती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भी जाति के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति भारत में देखी जा रही है। प्रत्येक जाति में गरीब लोग हैं, परंतु गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है व्यक्ति हैं, वह सभी जो है अधिकतम संख्या उनकी किसमें है, तो तथाकथित सबसे निचली जातियों के लोग जो हैं वह बीपीएल में अधिक पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति और जाति में जुड़ाव देखने को मिल रहा है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत जो है सबसे कम देखने को मिलता है। इस मामले में भी पिछड़ी जातियों के लोग बीच की स्थिति में देखे जा सकते हैं। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का अनुपात जो है बहुत कम है। यानी कि भारत में यदि धनी वर्ग की बात करें तो धनी वर्ग जो है वह ऊंची जातियों के लोग उनमें अधिक हैं, और जो आर्थिक स्थिति के आधार पर कमजोर स्थिति की बात करते हैं तो उसमें तथाकथित निम्न जातियां अधिक पाई जा रही हैं। अब बात करते हैं राजनीति में जाति की, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जाति किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है। तो हमने पहले भी बात की कि इसमें भी जाति का जो अभिव्यक्ति है वह सकारात्मक रूप से भी देखने को मिलती है और नकारात्मक रूप से भी देखने को मिलती है। जातिवाद इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। यानी कि किसी भी सामाजिक समुदाय का गठन किस आधार पर हो रहा है, तो वह जाति के आधार पर यदि माना जाता है तो उसे ही हम जातिवाद कहते हैं। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, यानी एक जाति के लोग ही एक सामाजिक समुदाय का निर्धारण या निर्माण करते हैं और उनके हित जो होते हैं वह एक जैसे होते हैं, उनकी मांगें जो होती हैं वह एक जैसी होती हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। यानी कि जाति के आधार पर संगठित हो जाते हैं लोग, एक जाति के लोगों के हित जो होते हैं वह एक जैसे होते हैं और दूसरी जाति के लोगों के हित जो होते हैं दूसरी तरीके के होते हैं, इनमें आपस में किसी भी प्रकार का मेल नहीं होता। तो जातिवाद में हम देखते हैं कि अपनी जाति से अति प्रेम की भावना जो होती है वह पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपनी जाति से अति लगाव जो भावना है वह जातिवाद में देखने को मिलती है। राजनीति में भी जाति अनेक रूप ले सकती है, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल सके। मान लीजिए कि एक निर्वाचन का जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी एक जाति के लोग जो हैं वह अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इस कारण वहाँ पर जो भी राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, अपने जो भी उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन उम्मीदवारों को किस आधार पर राजनीतिक पार्टियां खड़ा करती हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में जो भी जाति सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो उसी आधार पर पार्टियां निर्धारित करती है कि किस जाति का उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति में जाति किस प्रकार का प्रभाव रखती है। तो इस आधार पर हम कहेंगे चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार भी
उस क्षेत्र में कौन सी जाति ज़्यादा रह रही है, किस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है, उस आधार पर उम्मीदवार तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह समीकरण जो है हमें राजनीति में देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात जब सरकार का गठन किया जाता है तब भी यह ध्यान रखा जाता है कि सरकार के गठन में जब मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो जब कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहता है और उसके पास में बहुमत होता है तब वह मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय, मंत्रिमंडल के सदस्य चुनते समय, मंत्रियों का निर्धारण करते समय पर वहाँ पर भी जातिगत आधार पर समीकरण बैठाने के प्रयास करते हैं, जिसमें कि वह चाहते हैं कि सभी जातियों को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, सभी जातियों के जो वोट बैंक हैं उसके आधार पर, यानी वोटों के आधार पर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व उस मंत्रिमंडल में प्राप्त हो। तो हम कहेंगे जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए, यानी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। तो यही क्या है, यही जाति आधार पर राजनीति की बात हो रही है। तो जातिगत राजनीति जो है उसी के उदाहरण हम देख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते भी हैं, यानी जाति के आधार पर लोगों को संगठित भी करते हैं, उन्हें भड़काने का कार्य भी करते हैं ताकि जाति के आधार पर वोट प्राप्त करके वह सत्ता में आ सके। तो इस आधार पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं सभी प्रकार के जो है क्रियाएं करती हैं, सभी प्रकार की जो है नीतियों का निर्माण करती हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि कुछ दल अथवा पार्टियां जो हैं वह पहले से कुछ प्रमुख जातियों के पक्ष में रहती हैं, उनके मददगार के रूप में रहती हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। तो इस आधार पर भी भारत में देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल और जो जातियां हैं वह आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों, यानी कि हमारे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पाया जाता है, यानी कि वयस्क होते ही सभी व्यक्ति जो हैं वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, यानी 18 वर्ष के पश्चात जो है सभी व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और यही हमारे भारत का लोकतंत्र है। और इसमें भी अब एक व्यक्ति एक वोट की बात कर रहे हैं, सभी व्यक्ति एक वोट दे सकते हैं और इस आधार पर राजनीतिक दल जो हैं वह अधिकतम वोट पाने के लिए प्रयास करते हैं और यहीं पर हम कहते हैं कि वह राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय होते हैं। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना व संगठन पैदा हुआ है जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अब तक जो भी जातियां तथाकथित रूप से निचली जातियां जो मानी जाती रही हैं उनको भी अब जो है महत्व दिया जाने लगा है, उनको भी अब संगठित किया जा रहा है। उनके संगठन इस प्रकार से बन रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व किस प्रकार की पार्टी को करना चाहिए, कौन सी पार्टी जो है हमारा प्रतिनिधित्व कर सकती है, हमारे लिए, हमारे कल्याण और सुधार के लिए नीतियों का निर्माण कर सकती है। तो इस आधार पर अब इस प्रकार की जो जातियां थी जिन्हें कि हमेशा पिछड़ा माना जाता रहा है, जिनकी स्थिति हमेशा से बुरी रही है, उनमें भी चेतना आई है कि अब उनका भी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वह भी क्या है, वह भी मतदान कर सकते हैं। उन्हें भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण मत देने का जो अधिकार प्राप्त हो गया है, इस कारण उनमें चेतना आ गई है कि अब हमारी स्थिति इस लोकतंत्र की व्यवस्था में सुधर सकती है यदि हमने सही प्रकार की सरकार को चुनने का कार्य किया। तो इस कारण से उनमें जो है चेतना आ जाती है, उनमें जो है वह संगठन पैदा होने लग गया है और इस प्रकार से उनकी स्थिति में सुधार आने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यानी कि भारत में राजनीतिक आधार पर गोलबंदी हमें जाति से जुड़ी हुई दिखती है, लेकिन केवल और केवल जाति ही राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। यानी कि जाति के आधार पर राजनीति भारत की बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, इसे ऐसा कहना भी गलत हो जाएगा। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि राजनीति में जाति भारत में बहुत ज़्यादा हावी नहीं है? तो हम कहेंगे देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उस चुनावी क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग यदि नहीं पाए जा रहे, बहुत सारी जातियों के लोग पाए जा रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियां एक उम्मीदवार जो जाति का खड़ा कर रही हैं उस
विशिष्ट जाति के उम्मीदवार को सभी जातियों के लोगों को वहां पर प्रभावित करना होगा। उन सभी जाति के लोगों को वहां पर जाकर के उनसे वोटों की मांग करनी होगी। इस कारण हम कहेंगे कि जाति के आधार पर राजनीति बहुत ज़्यादा प्रभावित भारत में हो रही है, ऐसा नहीं है। तो देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि एक जाति ही एक संसदीय क्षेत्र में पाई जा रही है और उसके आधार पर वोट प्राप्त करने के पश्चात उम्मीदवार जो है संसद में पहुंच जाएंगे या विधानसभा में पहुंच जाएंगे। उस उम्मीदवार को जीतने के लिए उस चुनावी क्षेत्र की सभी जातियों के भरोसे को जीतना होगा। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। यानी कि भारत में यह भी नहीं है कि एक पार्टी जो है सभी प्रकार से किसी एक जाति से इतनी जुड़ी हुई है कि उस जाति के सभी लोग उसी पार्टी को वोट देंगे, बल्कि एक जाति में भी कई प्रकार की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। इस कारण उस जाति के बहुत सारे लोग जो हैं हो सकता है कि किसी एक पसंदीदा पार्टी को वोट दें, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हो सकते हैं जो किसी अन्य पार्टी को वोट दे सकते हैं। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो किसी एक जातीय समुदाय के सभी वोट हासिल कर सकती है। तो वोट बैंक की यदि बात की जाती है तो उसका अर्थ होता है कि अधिकतम वोट उस जाति के जो है किसी एक पार्टी को मिलते हैं, ना कि सभी वोट उस पार्टी को प्राप्त होते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है, यानी कि उस जाति के लोग उस चुनावी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो सभी पार्टियां उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करती हैं। यानी कि एक चुनावी क्षेत्र है उसमें जो भी एक जाति है उसके जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जा रही है। तो सभी पार्टियाँ जो अपने उम्मीदवार करेंगी तो सभी पार्टियाँ क्या चाहेंगी कि हम इस एक जाति के उम्मीदवार को ही यहाँ पर खड़ा करें जिसकी की जनसंख्या इस चुनावी क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो सभी पार्टियां उसी जाति का उम्मीदवार इस क्षेत्र में खड़ा करती हैं, जिससे मतदाताओं यानी कि वोट देने वाले जो लोग हैं मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उसकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। इस कारण हम क्या कहेंगे कि जाति और राजनीति भारत में इतनी ज़्यादा सक्रिय भी नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस एक जाति के व्यक्ति इस चुनावी क्षेत्र में सर्वाधिक हैं और सभी पार्टियां उसी जाति के व्यक्ति को यहाँ पर उम्मीदवार बना रही हैं। और इस आधार पर हम कहेंगे कि जो है यहाँ पर जाति और राजनीति का इतनी सक्रियता भारत में देखने को नहीं मिलती है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से भारत की जनता जो है लोकतांत्रिक तरीके से मतदान में भाग लेती है और अपनी पसंद की सरकार चुनती है। कई बार उसमें जाति के आधार पर वोट दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जो है प्रमुख जातियां या उच्च जातियां जो हैं उनके उम्मीदवार भी हार का सामना करते हैं। अतः स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, किंतु दूसरे कारक भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उतने ही ज़्यादा असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव जो है राजनीतिक दलों से भी रखते हैं। यानी राजनीतिक पार्टियां भी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वह जाति की तुलना की बात भी क्यों ना हो। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। यानी कि आप एक जाति के अंदर यदि हम देखेंगे तो अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं, और इस आधार पर उस जाति के जो अमीर लोग हैं हो सकता है उनकी राजनीतिक पार्टी पसंद के आधार पर अलग हो, और उसी जाति के जो गरीब लोग हैं उनकी पसंद राजनीतिक पार्टी के आधार पर अलग हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि राजनीति और जाति जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं देखने को मिलती है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। यानी कि सरकार किस प्रकार की बनेगी, उसमें किस प्रकार
के नेता आएंगे यह निर्भर करता है बहुत सारी बातों पर, जिसमें से यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेता कितना लोकप्रिय है और उस नेता या उसकी जो सरकार है उसने किस प्रकार के कार्य किए हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जाति इतनी प्रभावी नहीं है, नेता की लोकप्रियता भी महत्वपूर्ण है और सरकार द्वारा किए गए कामकाज भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं जाति के अंदर की राजनीति, यानी कि अब तक हमने जाति और राजनीति के जुड़ाव की बात की। कई बार यह सक्रिय है और कई बार यह निष्क्रिय भी है। कई बार हमें जो है जाति के आधार पर वोट देते हुए भी हम देखते हैं और कई बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरे कारक जो है असरदार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जाति के अंदर की राजनीति किस प्रकार की है। ऐसा नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, यानी यह दो तरफा संबंध हमें देखने को मिलता है। यह चीज़ भी अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अपने से अलग करना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करती है। यानी कि प्रत्येक जाति में भी राजनीति होती है। अब हम इसका जो दूसरा रूप देख रहे हैं, अब तक हमने देखा था राजनीति में जाति किस प्रकार से है और अब हम देख रहे हैं किसी भी जाति में राजनीति किस प्रकार से होती है। तो हम कहेंगे एक जाति की कई सारी उपजातियां होती हैं, जिसमें से कुछ उपजातियां जो हैं वह श्रेष्ठ स्थिति में होती हैं और कुछ उपजातियां जो हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती हैं और इस आधार पर एक जाति के अंदर भी हमें अंतर देखने को मिलता था। लेकिन जब हमने बात की जातिगत आधार पर एकता की, संगठन की, तो हम कहते हैं कि एक जाति के अंदर जो उपजातियां पाई जा रही हैं जो कि पहले एक दूसरे से अंतर रखती थी, चाहे वह आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हो या फिर कोई अन्य प्रकार का अंतर रखती थी, अब उस जाति के अंदर की सभी उपजातियां जो हैं वह एक साथ आ चुकी होती हैं, क्योंकि उनके हित जो होते हैं वह जुड़ जाते हैं, उनकी मांगें जो होती हैं वह जुड़ जाती हैं। तो हम कहेंगे हर जाति खुद को बड़ा बनाने के लिए पहले जो अपने समूह की जिन उपजातियों को अपने से अलग रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती हैं। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, तो इसके लिए भी वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों के साथ को जो है वह महसूस कर रही होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जाति की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होती कि वह सभी प्रकार से अपने जो उम्मीदवार हैं वह आगे भेज सके, तो हम कहेंगे कि वह जाति इस प्रकार से प्रयास करती है कि वह अपने साथ दूसरी जातियों के लोगों को भी ले लें और दूसरी जातियों के लोगों को अपने साथ लेकर के उनके मांगों को और उनकी जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने में आपसी सहमति बना करके वह वोटों को जो है प्रभावित करती हैं और उस आधार पर वह मतदान को प्रभावित करती हैं और उस आधार पर वह सरकार में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करती हैं। तो एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इस कारण जो है एक जाति दूसरी जाति या समुदायों को साथ लाने की कोशिश भी करती हैं और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। तो यह संवाद और मोलतोल जो परंपरागत जातिवाद है उसके खिलाफ खड़ा होने का कार्य करता है। यानी जातिवाद की जो चुनौती भारत के समक्ष है वह इस प्रकार के संवाद से कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक अच्छा कदम भी हो सकता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जिसे अगड़ा और पिछड़ा भी कह सकते हैं। यानी कि अब हमारी राजनीति में भी हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ जातियां जो हैं वह एक संगठन बना रही हैं, दूसरी प्रकार की जातियां दूसरे प्रकार के रूप में संगठित हो रही हैं। यह जो जातियां हैं यह अगड़ी जातियों के रूप में संगठित हो रही हैं और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि पिछड़ी जातियों के रूप में यह संगठन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से राजनीति में भी हमें गोलबंदी देखने को मिल रही है। कुछ
जो हैं वह अगड़ी जातियां अपने आप में एक दूसरे से संगठित हो गई हैं और बाकी पिछड़ी जातियां जो हैं आपस में गोलबंदी कर रही हैं। इस प्रकार से राजनीति में जो है इनके जो है विभाजन देखने को मिलते हैं और इस आधार पर राजनीति को यह प्रभावित भी कर देते हैं। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरीके की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास भी करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो हम कहेंगे भारत में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो हम कहेंगे पहले जो जातिगत भेदभाव पाया जा रहा था, जिन जातियों की स्थिति हमेशा से बुरी रही है, उनमें सुधार के प्रयास कभी भी नहीं किए गए थे। अब उन जातियों को भी जो है वह सक्षमता प्राप्त हो गई है। जातिगत राजनीति के कारण ऐसी जातियां जो दलित और पिछड़ी हैं, उन लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति अब देखी जा रही है, क्योंकि उनके जो है मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उनके जो है जातिगत आधार पर वोट लेने का प्रयास जो है पार्टियां कर रही होती हैं। इस कारण उनकी जो स्थिति जो पहले थी वह अब नहीं रही है, उनमें भी सुधार हो रहा है, चाहे वह कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा हो रहा है, चाहे वह उनके स्वार्थी हित हो रहे हों, लेकिन फिर भी धीरे धीरे यह प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और इस आधार पर यह जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं उनमें चेतनता आ रही है, उनमें संगठन जो है वह स्थापित हो रहा है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। यानी कि ये जातियां न केवल अपने स्तर पर संगठित और चेतनता प्राप्त कर रही हैं, बल्कि कई राजनीतिक दल और कई प्रकार की जो नेता हैं, कई प्रकार के राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन हैं, वह भी इन जातियों जो कि पहले से पिछड़ी रही हैं, दलित रही हैं, उनके भेदभाव के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके प्रति जो भेदभाव है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पर यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। तो इस प्रकार से उनके संपूर्ण और सर्वांगीण विकास की बात भी होनी आवश्यक हो जाती है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। यानी कि जातिगत आधार पर हम उनके कल्याण की बात करें, यह एक तरीके से अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही आधार सुधार का और कल्याण का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे लिए लोकतंत्र में और भी कई सारे कार्य हैं जिनमें कि सुधार और कल्याण की संभावना है, जिसके आधार पर सुधार और कल्याण होना चाहिए। जैसे कि हम भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं, हम गरीबी की बात कर सकते हैं, हम विकास की बात कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े मुद्दे भी हैं जिन्हें भी लोकतंत्र में जिन पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। कई बार जातिवाद तनाव और टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत में सामाजिक विभाजन के जो रूप हैं उसमें तीसरा प्रकार, जिसमें कि हमने जाति और राजनीति की बात की। जातिगत आधार पर भारत में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, हमने देखा कि कौन कौन सी चुनौतियां हमें समय समय पर मिलती रही हैं और किस प्रकार से जाति और राजनीति जुड़ी हुई है और राजनीति में जो है जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ जातियों में भी राजनीति देखने को मिलती है और इस आधार पर भारत में जो है यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है और इस आधार पर ही भारत में राजनीतिक दल और उम्मीदवार भी अपनी अपनी नीतियों को तय करते हैं और राजनीतिक गोलबंदी की बात भी होती है। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विभाजन की बात इस अध्याय में की, जिसमें कि हमने लैंगिक आधार पर सामाजिक विभाजन देखा, हमने धर्म और संप्रदाय के आधार पर सामाजिक विभाजन देखा और आज हमने बात की जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन की। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।